हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के अंदर सामाजिक विज्ञान विषय, और सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर हमने पढ़ लिया था लोकतंत्र का अर्थ और लोकतंत्र के विभिन्न रूप। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज जिस बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे वो होंगे आपके लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत। लोकतंत्र के कौन कौन से सिद्धांत हैं उन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। तो कक्षा रहेगी हमारी 10 और विषय जो हमारा है वो है सामाजिक विज्ञान। विषय सामाजिक विज्ञान, और इसके अंदर जो अध्याय पढ़ रहे थे वो था आपके 5 नंबर, 5वां अध्याय पढ़ रहे थे लोकतंत्र। अध्याय 5 के अंदर किस प्रकार की प्रकृति के प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने लोकतंत्र के अर्थ और लोकतंत्र के विभिन्न रूप पढ़ चुके थे। और अब इनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यानी पेपर में किस प्रकार की प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आज जिस बिंदु को हम पढ़ेंगे वो होंगे आपके लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत। लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत। लोकतंत्र के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो लोकतंत्र के अगर सिद्धांतों की बात करें तो हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर लोकतंत्र के कुल 5 सिद्धांत दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी दे रखा है परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, दूसरा दे रखा है आपके बहुलवादी सिद्धांत, तीसरा आपकी दे रखा है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या फिर उसी का दूसरा नाम है अभिजन वर्ग, और चौथा जो आपके है वो मार्क्सवादी सिद्धांत, और 5वां और जो अंतिम होगा वो होगा आपके समाजवादी सिद्धांत। यानी हमें इन 5 विभिन्न सिद्धांतों के ऊपर अच्छे से अध्ययन करना है, और इन सिद्धांतों में से भी किस प्रकार की प्रकृति के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए अच्छे से हम क्या करेंगे, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों की बात करें तो प्रथम जो सिद्धांत है वो कौन सा है? प्रथम सिद्धांत है परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत का विकास कहाँ पर हुआ? इस सिद्धांत का विकास हुआ था पश्चिमी जगत में। विकास कहाँ पर हुआ? पश्चिमी जगत में हुआ, पश्चिमी जगत में। और पिछली 3 शताब्दियों के अंदर इस सिद्धांत का क्या होता है? विकास होता है। पिछली 3 शताब्दियों की बात करें तो इस परंपरागत उदारवादी सिद्धांत का क्या होता है? विकास होता है। पिछली 3 शताब्दियों में होता है। और किन के द्वारा किया जाता है? तो बताएंगे कि उदारवादी जो राजनीतिक चिंतक थे, उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा किया जाता है। उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा इसका विकास किया गया। राजनीतिक चिंतन द्वारा, चिंतन द्वारा। यानी परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की बात करें तो इसका जो विकास होता है वो कहाँ होता है? तो हम बताएंगे पश्चिमी जगत के अंदर। अगर पिछली 3 शताब्दियों की बात करें तो वहाँ पर उदारवादी जो राजनीतिक चिंतन के द्वारा इस सिद्धांत का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। और इसीलिए इस सिद्धांत को पश्चिमी जगत में इस सिद्धांत का विकास हुआ, इसीलिए इसे पश्चिमी सिद्धांत भी कहा जाता है। पश्चिमी सिद्धांत या फिर इसे लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। पश्चिमी सिद्धांत या फिर कहें लोकप्रिय सिद्धांत। लोकप्रिय सिद्धांत। परंपरागत जो उदारवादी सिद्धांत है वो किस पे बल देता है? परंपरागत उदारवादी सिद्धांत किसकी बात करता है? राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के अगर प्रमुख विचारकों की बात करें तो इसके जो प्रमुख विचारक कौन कौन थे? प्रमुख विचारक। और ये जो इसके प्रमुख विचारक हैं, तो सभी सिद्धांतों के अंदर जो भी विचारक होंगे उन विचारकों का नाम हमें अच्छे से क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है
पिछले से पिछले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था 10th क्लास का, उसमें प्रश्न पूछा गया था बहुलवादी सिद्धांत से। यानी उसमें यह पूछा गया था कि बहुलवादी सिद्धांत के कोई 2 विचारकों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं कि परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के कोई 2 प्रमुख विचारकों के नाम बताइए। तो परंपरागत जो उदारवादी सिद्धांत है, इनके बहुत सारे विचारक हैं, जिसमें अगर बात करें तो आपका है हॉब्स, इसके अलावा लोक है, रूसो है, अब्राहम लिंकन भी थे, अब्राहम लिंकन, इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर थे, इसके अलावा J.S. मिल भी थे, J.S. मिल, T.H. ग्रीन भी थे, T.H. ग्रीन। अगर इसके बाद बात करूं तो थे जेफरसन, मॉन्टेस्क्यू, आदि। यानी परंपरागत उदारवादी जो सिद्धांत हैं, इनके बहुत सारे विचारक हुए हैं, जिसमें हॉब्स का नाम आता है, लोक है, रूसो है, अब्राहम लिंकन का नाम आता है, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है, इसके अलावा J.S. मिल भी थे, T.H. ग्रीन भी थे, जेफरसन भी थे और मॉन्टेस्क्यू भी थे। ये प्रमुख विचारक थे किनके? परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की। अगर यहाँ से पेपर में अगर प्रश्न पूछा जाए कि दो कोई परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारकों के नाम बताइए, तो कहीं पे समस्या नहीं, इसमें से आप कोई भी 2 नाम लिख के आ सकते हो, हॉब्स, लॉक, रूसो, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब बात करें कि लोकतंत्र के जो प्रथम जो सिद्धांत है परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, इसकी मान्यता और लक्षण क्या क्या थे, कौन कौन सी इसकी मान्यता थी। तो यहाँ तक तो आपके क्लियर हो गया होगा कि परंपरागत उदारवादी सिद्धांत राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल देता है, विकास पश्चिमी जगत में होता है, कब? पिछली 3 शताब्दियों के दौरान हुआ, किनके द्वारा? उदारवादी राजनीतिक चिंतन के द्वारा इनका विकास होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? पश्चिमी सिद्धांत भी कहा जाता है और लोकप्रिय सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इसके प्रमुख विचारक कौन कौन से थे? तो हॉब्स, लॉक, रूसो, अब्राहम लिंकन, हर्बर्ट स्पेंसर, J.S. मिल, T.H. ग्रीन, जेफरसन और मॉन्टेस्क्यू इसके प्रमुख विचारक थे। अब बात करें इसके प्रमुख मान्यता कौन कौन सी थी। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं या लक्षण कौन कौन से थे? उदारवादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं, या फिर कहें लक्षण। और यहाँ से आपको 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न बनता है। प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि उदारवादी सिद्धांत की कोई 4 मान्यताएं या फिर कोई 4 लक्षण लिखिए, क्योंकि इस लेसन में से आपको पता है कि आपको 2 प्रश्न पूछे जाने, जिसमें से एक प्रश्न आपके 1 नंबर का होना है और दूसरा जो प्रश्न होना है वो कितने नंबर का होना है? 4 अंक का होना है। यानी एक क्वेश्चन आपको कितने अंक का पूछा जाएगा? 1 और 1 होगा आपके 4 अंकों का। अब हमें इन प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अंकों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? इसका अध्ययन करना है। तो यहाँ से अगर 4 नंबर की बात करें तो ये प्रश्न हो सकता है। कौन कौन सी मान्यता थी इसको हम देखते हैं। उदारवादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यता में अगर बात करें तो इसकी पहली मान्यता थी, ये सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी होता है। व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी होता है, बुद्धिमान प्राणी होता है। अतः वह अपना हित और अहित समझने का सामर्थ्य रखता है। अतः वह अपना हित या फिर अहित दोनों ही क्या है? दोनों को समझने की उसमें क्या होती है? क्षमता या सामर्थ्य होता है। समझने का सामर्थ्य रखता है।
सामर्थ्य रखता है। यह है इसकी पहली मान्यता कि व्यक्ति जो होता है, ये परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की मान्यता है कि व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, बुद्धिमान प्राणी होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपना हित और अहित समझने की क्या रखता है, क्षमता रखता है या समझने का सामर्थ्य रखता है। दूसरी मान्यता इस सिद्धांत की यह है, यह सिद्धांत कहता है कि सभी व्यक्ति जो होते हैं वो मूलतः क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी व्यक्ति मूलतः क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी व्यक्ति मूलतः समान होते हैं, समान होते हैं। ये इसकी दूसरी मान्यता है। तीसरी इसकी मान्यता यह कहता है कि सरकार जो होती है ना, सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये इस सिद्धांत की तीसरी प्रमुख मान्यता है कि सरकार जो होती है, सरकार को जनमत का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और चौथी जो है वो है आपके कि निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष क्या होनी चाहिए, चुनाव होनी चाहिए। यानी निश्चित अवधि के बाद में क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होनी चाहिए। और तथा एक से अधिक क्या होनी चाहिए, एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए, एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। यानी पार्टियां जो होती है वो एक से अधिक होनी चाहिए, एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। यह इस सिद्धांत की चौथी मान्यता है। उसके बाद में देखिए इस सिद्धांत की पांचवी मान्यता। तो पांचवी मान्यता क्या है, पांचवी मान्यता यह है, यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। यानी प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलनी चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता उसे प्रदान की जानी चाहिए। तथा उसकी रक्षा के लिए क्या होना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका भी होनी चाहिए। उसकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए। यह है इस सिद्धांत की पांचवी मान्यता या लक्षण है। तो ये थे आपके यहाँ पर उदारवादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं या लक्षण। पहला है व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी होता है, अतः वह अपना हित और अहित समझने की क्षमता या सामर्थ्य रखता है। दूसरा है कि सभी व्यक्ति मूलतः क्या होते हैं, सभी व्यक्ति समान होते हैं। तीसरी इसकी मान्यता है कि जो सरकार होती है ना, सरकार को जनमत का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। चौथी मान्यता है कि निश्चित अवधि के बाद में स्वतंत्र व निष्पक्ष क्या होनी चाहिए, चुनाव होनी चाहिए। और दूसरी बात, चुनाव के साथ साथ एक से अधिक क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव तो होने ही चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या होने चाहिए, एक से अधिक होने चाहिए। पांचवी इनकी मान्यता है कि नागरिकों को क्या मिलनी चाहिए, राज्य के प्रत्येक नागरिक को नागरिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, नागरिक अधिकार मिलने चाहिए। तथा उनकी रक्षा के लिए क्या होना चाहिए, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका भी होनी चाहिए। ये था आपके लोकतंत्र का प्रथम सिद्धांत, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत की अगर बात करें तो इस सिद्धांत का जो मूल आधार है वो क्या है, बहुलवादी विचारधारा है। और यह सिद्धांत किस में विश्वास करता है, तो ये संघात्मक शासन में क्या करता है, संघात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें विश्वास करता है। यानी दूसरा जो सिद्धांत है वो कौन सा है, आपके बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत
बहुलवादी सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत का जो मूल आधार क्या है? इस सिद्धांत का मूल आधार है बहुलवादी विचारधारा। मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है, बहुलवादी विचारधारा, बहुलवादी विचारधारा। एक बात। दूसरी, ये सिद्धांत किसमें विश्वास करता है? संघात्मक, यानी शासन के संघात्मक स्वरूप में ये क्या करता है? संघात्मक स्वरूप में विश्वास करता है। शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? संघात्मक होनी चाहिए, उसमें विश्वास करता है। कौन सा सिद्धांत? बहुलवादी सिद्धांत। हो सकता है इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ ले कि लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत शासन के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करता है, तो वो सिद्धांत कौन सा होगा? आपके बहुलवादी सिद्धांत होगा। अब बात कर लेते हैं बहुलवादी सिद्धांत के भी प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं। तो इनके जो प्रमुख विचारक हैं, इनके प्रमुख विचारकों में अगर बात करें तो नाम आता है अर्नेस्ट बार्कर का। अर्नेस्ट बार्कर का नाम आता है, अर्नेस्ट बार्कर का नाम आता है। इसके अलावा कॉल, इसके अलावा डिग्वी, इसके अलावा रॉबर्ट डहेल का भी नाम आता है। रॉबर्ट डहेल की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इस सिद्धांत में रॉबर्ट डहेल का क्या होता है? महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके अलावा मिस फॉलेट भी थे इसमें, मिस फॉलेट। ये इस सिद्धांत के क्या थे? प्रमुख विचारक थे। और अब मैंने अभी पीछे बताया था कि यहाँ से पिछले से जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर उस एग्ज़ाम में यहाँ से एक नंबर का प्रश्न पूछा था कि बहुलवादी सिद्धांत के दो विचारक। तो यहाँ से आप कोई भी दो विचारकों के नाम लिख सकते हो, अर्नेस्ट बार्कर, कॉल डिग्वी, रॉबर्ट डहेल, मिस फॉलेट। और पिछले सिद्धांत में भी हमने बात की थी जिसमें बहुत सारे विचारक थे, जिसमें हो सकता है आपको 2 या 3 का नाम पूछा जा सकता है। तो बहुलवादी जो सिद्धांत है उसमें आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि ये सिद्धांत जो है, इसका जो मूल आधार वो क्या है? बहुलवादी विचारधारा है। यह सिद्धांत किस में विश्वास करता है? शासन के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करता है। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन कौन हैं? तो अर्नेस्ट बार्कर का नाम आता है, कॉल का नाम आता है, डिग्वी का नाम आता है, मिस फॉलेट का नाम आता है, रॉबर्ट डहेल का नाम आता है। अब अगर बात करें, इसमें एक प्रमुख व्यक्ति वे थे रॉबर्ट प्रिंसटस। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र के अंदर बहुलवादी सिद्धांत वह प्रणाली है जिसमें सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली के अंदर अगर हम बात करें तो ऐसे अनेक निजी समूह और हित समूह होते हैं जिनकी क्या रहती है? भागीदारी रहती है। ये एक स्टेटमेंट छोटा सा दिया गया था रॉबर्ट प्रिंसटस के द्वारा। हालांकि इस प्रकार का पेपर में आपको नहीं पूछा जा सकता, कम संभावना यहाँ पे बनती है, लेकिन इस बातों को आप जरूर ध्यान रखना। ये बहुलवादी विचारधारा पे बल दे रहा है, संघात्मक स्वरूप में विश्वास करता है और इसके प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं। यह हुआ आपका दूसरा प्रमुख सिद्धांत। पहला परंपरागत उदारवादी सिद्धांत हो गया और दूसरा जो है आपके वो कौन सा हो गया? बहुलवादी सिद्धांत। इन सिद्धांतों में से आपको कहीं से भी छोटा या फिर हमने बात की 4 नंबर का प्रश्न जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत में था पूछा जा सकता है। अब बात करें तीसरे सिद्धांत की। तीसरा सिद्धांत कौन सा था? तीसरा सिद्धांत है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय या फिर इसी को कहा जाता है अभिजन वर्ग। अभिजन वर्ग। अब देखो इस सिद्धांत की क्या मान्यता है? ये सिद्धांत क्या कहना चाहता है? विशिष्ट वर्गीय। विशिष्ट वर्गीय नाम से स्पष्ट है, विशिष्ट और वर्ग। ये सिद्धांत है, ये शासन का जो केंद्र बिंदु किसे मान रहा है? शासन का केंद्र बिंदु किसे मानता है? शासन का केंद्र बिंदु विशिष्ट वर्ग या फिर अभिजन वर्ग को मानता है। अभिजन वर्ग को मानता है। अभिजन वर्ग।
अभिजन वर्ग को मानता है। कैसे? देखो, इस सिद्धांत का कहना है कि राज्य की जो शासन व्यवस्था होती है ना, वो किसके पास होती है? कोई एक विशिष्ट जो वर्ग होता है या कोई अभिजन जो वर्ग होता है, उसके पास ही संपूर्ण शासन व्यवस्था होती है। इसीलिए तो इस सिद्धांत को कहा जाता है सफेदपोशी शासन। यानी राज्य के अंदर जो शासन की जो शक्ति होती है, वो समाज के कुछ गिने चुने जो लोग होते हैं, एक जो वर्ग होता है, उसी के पास क्या होती है? शासन व्यवस्था होती है। तो फिर इस सिद्धांत को मानने वाले प्रमुख विचारक कौन कौन से थे? तो इनमें अगर प्रमुख विचारकों की अगर हम बात करें, प्रमुख विचारक, तो प्रमुख विचारकों में नाम आता है रॉबर्ट मिचेल्स का नाम आता है, जो जर्मनी के विचारक थे। रॉबर्ट मिचेल्स कहाँ के निवासी थे? ये जर्मनी के निवासी थे। और पेपर में पूछा भी जा सकता है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी द पॉलिटिकल पार्टीज। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। सीधा प्रश्न तो बनता ही है कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन कौन है, लेकिन उनमें अगर पूछ लें कि रॉबर्ट मिचेल्स की पुस्तक का नाम बताइए, द पॉलिटिकल पार्टीज या फिर द पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रॉबर्ट मिचेल्स ने लिखी थी। दूसरा नाम आता है इसमें गितानो मोस्का का आता है। गितानो मोस्का, ये कहाँ के थे? इटली के इतालवी विद्वान थी। और इनकी भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द रूलिंग क्लास। तो यहाँ पर आपको ये दोनों पुस्तकें याद रखनी है, दोनों पुस्तकें महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द पॉलिटिकल पार्टीज, और गितानो मोस्का जो इतालवी विद्वान थे, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी थी? द रूलिंग क्लास। इनके अलावा और भी विचारकों का नाम आता है, जिसमें एक नाम आता है पेरेटो का। इसके अलावा ब्रनहम का नाम आता है, और सी राइट मिल्स भी थे। सी राइट मिल्स, ये प्रमुख विचारक थे, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के प्रमुख विचारक। तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की बात करें तो शासन का ये सिद्धांत केंद्र बिंदु किसे मान रहा है? अभिजन वर्ग को या विशिष्ट वर्ग को मानता है। यानी शासन किसी विशिष्ट वर्ग के पास ही होता है, संपूर्ण जनता के पास नहीं होता, ऐसा इस सिद्धांत का मानना है। इसके अलावा ये सिद्धांत की अगर बात करें तो प्रमुख विचारक रॉबर्ट मिचेल्स थे, पुस्तक थी द पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा नाम आता है गितानो मोस्का, इतालवी विद्वान, पुस्तक का नाम द रूलिंग क्लास। उसके बाद में पेरेटो भी थे, ब्रनहम भी थे, और सी राइट मिल्स भी थे। यह है आपका तीसरा प्रमुख सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्ग सिद्धांत। अब देखते हैं नेक्स्ट, मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करें तो मार्क्सवादी जो सिद्धांत दिया गया था वो किनके द्वारा दिया गया था? चौथा है हमारी मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत किस पे बल देता है? ये सिद्धांत आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। आर्थिक लोकतंत्र, इस सिद्धांत का जो विचार रहा है वो कैसा रहा है? आर्थिक लोकतंत्र का विचार रहा है। यानी ये मार्क्सवादी सिद्धांत किस पे बल देता है? आर्थिक लोकतंत्र पे बल देता है। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन कौन है? तो प्रमुख विचारकों में बात करें तो एक नाम आता है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का नाम आता है। वह इनके एक बहुत बड़े मित्र थे फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स, ये जो मार्क्सवादी जो विचारधारा है, ये विचारधारा इनके द्वारा दी जाती है, जिसमें नाम आता है कार्ल मार्क्स का और फ्रेडरिक एंजल्स का। इसके बाद में इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले या फिर जो व्यावहारिक रूप देते हैं वो कौन देते हैं? व्यावहारिक रूप।
व्यवहारिक रूप किसने दिया? तो व्यवहारिक रूप देने में नाम आता है, एक तो लेनिन का आता है, लेनिन, एक नाम आता है स्टालिन का, और एक नाम आता है माओ त्से तुंग का। माओ त्से तुंग का नाम आता है, जो इस सिद्धांत को क्या करते हैं? व्यवहारिक रूप देते हैं। तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अंदर आपको याद रखना है, ये सिद्धांत आर्थिक लोकतंत्र या आर्थिक समानता की बात करता है। इस सिद्धांत को देने वाले प्रमुख विचारकों की बात करें तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का नाम आता है। और इस सिद्धांत को जो व्यवहारिक रूप देने वाले थे वो कौन थे? तो वो थे आपके लेनिन, स्टालिन और माओ त्से तुंग थे। यहाँ से इस सिद्धांत से आपके ये 2-3 छोटे छोटे प्रश्न बनने की संभावना, जिसमें एक तो आर्थिक समानता पर बल देता है, यहाँ से पूछा जा सकता है, या फिर मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक पूछे जा सकते हैं, जिसमें कार्ल मार्क्स का नाम लिखना है और फ्रेडरिक एंजल्स का नाम लिखना है। यह है आपकी चौथा सिद्धांत। अब है आपके पांचवा और अंतिम सिद्धांत। पांचवें और अंतिम सिद्धांत की बात करें तो वो है आपके समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत, अगर समाजवादी सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत किस पे बल देता है? अगर इस सिद्धांत की बात करें तो ये 2 सिद्धांतों के समन्वय से बना है। और वो 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला था आपके उदारवादी सिद्धांत, और दूसरा है आपके मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत। और अभी हमने चर्चा की थी कि जो उदारवादी जो सिद्धांत है वो किस पे बल देता है? किसकी बात करता है? राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है, राजनीतिक स्वतंत्रता की। और मार्क्सवादी सिद्धांत किसकी बात कर रहा है? आर्थिक समानता की बात कर रहा है। अभी जस्ट पढ़ा है हमने, आर्थिक समानता की बात कर रहा है। तो ये जो सिद्धांत है ना, समाजवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत इन दोनों के समन्वय से बना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो समाजवादी सिद्धांत है वो राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता दोनों की बात करता है। यानी इसमें उदारवादी सिद्धांत के राजनीतिक स्वतंत्रता और मार्क्सवादी सिद्धांत की आर्थिक समानता, इन दोनों के आदर्शों के समन्वय से ही कौन सा सिद्धांत बना है? समाजवादी सिद्धांत बना है। और इसीलिए इसे कहा जाता है, इस सिद्धांत को लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। समाजवाद कहा जाता है, लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। अब बात करें समाजवादी सिद्धांत की, तो ये सिद्धांत किस पे बल दे रहा है? राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है, आर्थिक समानता स्थापित करने की बात करता है। यानी ये सिद्धांत कहता है कि ये सिद्धांत हिंसा व क्रांति के स्थान पर, हिंसा व क्रांति के स्थान पर विकास व संविधानवाद में क्या करता है? विश्वास करता है। संविधानवाद में विश्वास करता है। इस सिद्धांत का कहने का मीन्स ये है कि समाज में किसी प्रकार की हिंसा व क्रांति नहीं होनी चाहिए, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज में क्या होना चाहिए? विकास और एक निश्चित संविधानवाद होना चाहिए। यानी इस सिद्धांत का मीन्स ही यही है। ये सिद्धांत कहता है कि हिंसा व क्रांति के स्थान पर क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। और ये सिद्धांत संविधानवाद में क्या करता है? विश्वास करता है। एक बार फिर से देख लें समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत उदारवादी सिद्धांत की राजनीतिक स्वतंत्रता व मार्क्सवादी सिद्धांत की आर्थिक समानता, इन दोनों के आदर्शों का ही क्या है? समन्वित रूप है, या इनके समन्वय से बना है। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। यह सिद्धांत हिंसा व क्रांति के स्थान पर किसमें विश्वास करता है? विकास व संविधानवाद में क्या करता है? विश्वास करता है। तो इस प्रकार से ये आपके 5 क्या लगते हैं? सिद्धांत लगते हैं,
जिसमें परंपरागत उदारवादी सिद्धांत भी था और दूसरा बहुलवादी सिद्धांत और तीसरा जो था आपके विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्ग सिद्धांत। उसके बाद में हमने देखा मार्क्सवादी सिद्धांत और अंतिम जो आपके दे रखा है वो कौन सा है, समाजवादी सिद्धांत है। तो आज आपकी ये जो विभिन्न सिद्धांत है वो कंप्लीट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट बात करेंगे हम लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।